वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं हम प्रश्नावली 1.5 पर। तो उससे पहले हम समुच्चय का पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो समुच्चय का पूरक या मैं बोल सकता हूं पूरक समुच्चय जिसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो देखिए ये होता क्या है, इसे डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको डैश से डिनोट करते हैं। जैसे कि कोई सेट है, कोई समुच्चय, सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सल यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय दिया होगा। हमें ध्यान रखना होगा जब भी हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना होगा ना, तो सार्वत्रिक समुच्चय जो हम प्रश्नावली 1.3 पर पढ़े हुए हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय मतलब होता क्या है, यूनिवर्सल मतलब कि यूनिवर्स मतलब उसके अंदर से ही पूरा सेट बनेगा जो दिया गया है। तो सपोज हमारे पास ये U है, ठीक है, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय। इसके अंदर 1 2 3 4 ये पूरा 12 तक संख्या दिया हुआ है। तो ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय। हमारे पास एक सेट है समुच्चय जिसका नाम है A, उसके अंदर है 1 2 3 4 5, सपोज 5 तक का संख्या दिया हुआ है। तो हमें इस A का कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक निकालना है। तो पूरक समुच्चय तो A डैश या बार, इसे डिनोट करते हैं, बार से भी डिनोट करते हैं या फिर इसको डैश से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो A यानी कि समुच्चय और A डैश यानी कि पूरक समुच्चय किसका, A का। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर होगा क्या, A डैश के अंदर ये जस्ट उल्टा होता है, कॉम्प्लीमेंट पूरक मतलब उल्टा होता है। तो 1 2 3 4 5 अगर A के अंदर आ रहा है तो A डैश के अंदर क्या होगा, जो A के अंदर नहीं आ रहा है तो वो हम कहां से पता चलेगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय जो दिया हुआ है उसके अंदर देखिए 1 से लेकर 12 तक संख्या दिया हुआ है, जिसमें से 1 2 3 4 5 तो इसके अंदर आ रहा है, तो बचा क्या क्या, 6 से लेकर 12 तक का संख्या बच गया, तो ये हो जाएगा A डैश के अंदर आ जाएगा। समझ में आया पूरक समुच्चय का कॉन्सेप्ट। अब देखिए दूसरा एग्जांपल अगर और लूं तो देखिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसके अंदर A B C D E F ये दिया हुआ है। ठीक है, एक समुच्चय दिया हुआ है Z, ठीक है, जिसके अंदर सपोज B D F ये दिया हुआ है। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक निकालना है। तो क्या करेंगे, Z को Z डैश से डिनोट करेंगे और इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, कौन कौन सा अवयव आ जाएगा, वह यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय का वह एलिमेंट जो Z में ना आता हो। ठीक है, तो क्या क्या देखिए B D F तो आ रहा है, इसका मतलब B D और F आ रहा है, तो इसके अलावा क्या क्या बच गया, A C E, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा A C E, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया। तो पूरक समुच्चय किसे बोलते हैं ये समझ में आ गया ना। अब हम देखते हैं वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख के बारे में। ठीक है, तो देखिए वेन डायग्राम जिसे बोलते हैं वेन आरेख। देखिए ये वेन आरेख या वेन डायग्राम होता क्या है, किसी भी सेट, ठीक है, जो दिया रहता है स्टेटमेंट, जो कथन दिया रहता है, वो जो लिखित रूप में जो दिया रहता है उसको हम डायग्राम के तरीके से समझाते हैं। ठीक है, यानी कि चित्र के सहारे से उस चीज को अगर समझा पाए तो उसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, जैसे कि मैं सभी को बताता हूं, पहला क्या था हमारे पास, ऑपरेशन यूनियन, यूनियन यानी कि सम्मिलन। ठीक है, तो सम्मिलन यानी कि यूनियन। देखिए हम क्या करते हैं इसमें, A और B अगर दो सेट दिया हुआ है तो दोनों का एलिमेंट, दोनों का अवयव आ जाता है उसमें। तो हम इसको डायग्राम से कैसे समझा सकते हैं, सबसे पहले एक डिब्बा होगा, रेक्टेंगल ले लेना डिब्बा, ठीक है, आयत। तो देखिए इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय का। ठीक है, ये U है, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट। तो जितना भी यूनिवर्स में सेट है इसका, ठीक है, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए, तो ये पूरा यूनिवर्सल हो गया। दो सेट होगा A और B, ठीक है, तो दो सेट है सपोज A और B। तो हम यूनियन में क्या करते हैं, A का तो लिखते ही लिखते हैं, B का भी लिखते हैं और कॉमन पार्ट को भी लिखते हैं। ठीक है, हम यही जानते हैं। जैसे कि अगर A के अंदर 1 और 2 है, ठीक है, और B के अंदर 2 और 3 है, तो हम क्या करते हैं, सभी एलिमेंट को लिखते हैं A यूनियन B में। तो 1 2 3, तो 2 क्या कॉमन था, लेकिन इसको भी लिखे, लेकिन एक बार लिखे क्योंकि रिपीट नहीं करते सेट में, ठीक है, समुच्चय में। तो 1 2 3 आ जाएगा इसके अंदर।
तो सभी एलिमेंट आ जाते हैं, ए और बी का कॉमन भी आता है, तो ए और बी का सभी एलिमेंट तो आएगा और कॉमन ये, ठीक है, ये दोनों के लिए जो आ रहा है ये भी आएगा, तो ए तो आएगा ही और बी भी आएगा और कॉमन वाला अवयव भी आएगा। तो देखिए जिसमें मैं डैश डैश करके यहाँ पे डायग्राम में डैश करके जिसमें मैं शेडिंग करूंगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मैं उसको लिख सकता हूं ए यूनियन बी, ठीक है, हम इसको ऐसा दर्शा सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा, यूनियन तो हो गया, अब इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ, तो सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन। देखिए क्या होता है इंटरसेक्शन, जिसे हम इससे डिनोट करते हैं, हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय, जिसके अंदर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पूरा एलिमेंट, पूरा अवयव रहेगा, दो सेट होगा। तो इंटरसेक्शन में हम करते हैं क्या, कॉमन चीज को खाली लिखते हैं, ठीक है, तो दो सेट दिए, सपोज सेट ए और सेट बी, तो हम क्या करते हैं, खाली कॉमन चीज को लिखते हैं, तो ना एक एलिमेंट आता है ना बी का, खाली कॉमन आता है, तो कॉमन, तो खाली इसमें शेडिंग होगा, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। समझ आया? अब देखते हैं तीसरा, अभी हम पढ़े कॉम्प्लीमेंट के बारे में, ठीक है, यानी कि पूरक, तो तीसरा हो जाएगा पूरक। तो पूरक क्या होता है, अगर कोई सेट दिया है ए, तो ए डैश हो जाएगा। देखिए यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा एक सेट दिया है ए, तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर जितना ए में है वो नहीं लिखते, लेकिन क्या लिखते हैं, इसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में होते हैं, तो ए के अलावा क्या हो जाएगा, ये बाकी का एलिमेंट, बाकी का अवयव जो इस यूनिवर्सल सेट में होगा, सार्वत्रिक समुच्चय में होगा, ठीक है, समझ में आ गया, ये हो गया तीसरा। अब चौथा देखते हैं, देखिए पूरक मतलब क्या हो गया, ए डैश हो गया, ठीक है, तो ये जितना भी होगा ये सब ए डैश हो जाएगा, ठीक है, ये गोला नहीं होगा क्योंकि ए डैश ये पूरा होगा, ये गोले के अलावा, ठीक है। अब देखिए ये होता है ए डैश का डैश, अगर ये दे दिया ए का डबल डैश, तो ए का डबल डैश मतलब ए ही होता है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा पूरक, तो क्या बच जाएगा, खाली ए। तो ए का जब डबल डैश दिया होगा तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ए ही होगा, तो एक यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय में ए का एलिमेंट सेट ए, ठीक है, जो समुच्चय ए के अंदर जितना भी अवयव होगा वो आ जाएगा, तो इसका वेन आलेख ऐसा बन जाएगा। अब आते हैं पांचवा, जो कि है डिफरेंस। तो डिफरेंस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है ए माइनस बी। तो हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो एक यूनिवर्सल सेट होगा सार्वत्रिक समुच्चय, तो इसके अंदर सपोज ये सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है, हम क्या करते हैं, ओनली ए बोलते हैं, ठीक है, खाली ए का एलिमेंट होगा। तो देखिए जैसे कि ए होगा सेट और सेट बी होगा, कुछ कॉमन वस्तुएं या कॉमन अवयव भी हो सकते हैं उसके अंदर, तो सेट ए सेट बी, लेकिन हम लिखते क्या है, ओनली ए का एलिमेंट, कॉमन को भी नहीं लिखते, ठीक है, बी का तो लिखते ही नहीं है, कॉमन को भी नहीं लिखते, खाली ए को लिखते हैं, तो खाली ए का एलिमेंट, ए का अवयव आ जाएगा, तो खाली ए को सेट कर दूंगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए माइनस बी। और जब अगर बी माइनस ए होगा तो खाली बी का एलिमेंट, ए का एलिमेंट नहीं होगा और नहीं कॉमन का होगा, ठीक है, तो समझ में आया, इस तरीके से वेन आरेख बनेगा। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्नावली 1.5 का पहला प्रश्न। देखिए क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि U बराबर, तो U क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1, उसका हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, U बराबर, देखिए क्या है उसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, यानी कि इसके अंदर पूरा सेट बनेगा, ये पूरा जो एलिमेंट्स है ना अवयव, उसका ये यूनिवर्स है सपोज, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, देखिए सेट ए सेट बी और सेट सी का अवयव दिया हुआ है, तो हम देखते हैं सेट ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट दिए, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, और सेट बी के अंदर का एलिमेंट अवयव क्या क्या है, 2 4 6 8, ठीक है, और सेट सी समुच्चय सी में 3 4 5 6, ये सभी अवयव दिया हुआ है सभी समुच्चय का। देखिए तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, पहला हमें क्या ज्ञात करने देखते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि
समुच्चय ए का पूरक। तो देखिए सबसे पहले हम पूरक का कॉन्सेप्ट तो देख चुके हैं, लेकिन एक बार और समझते हैं। पूरक मतलब होता क्या है, एक यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन का, ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन का यूनिवर्सल सेट ये है सार्वत्रिक समुच्चय जिसके अंदर पूरा एलिमेंट आता है। तो इस पूरे यूनिवर्स के अंदर क्या आएगा, 1 से लेकर 9 तक का पूरा गिनती है, संख्या है इसमें, जिसके अंदर ए बी सी 3 सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो सपोज ए बी सी ये 3 सेट दिया हुआ है, ठीक है। हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि ऐसा जो ए में ना आता हो वो संख्या है, वो अव्यय इसमें होगा, ठीक है। तो देखिए इस यूनिवर्सल सेट के अंदर पूरा एलिमेंट होगा, अव्यय होगा, खाली जो ए में आता हो उसको नहीं लिखना है, फिर बाकी सबको लिख देना है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं u माइनस ए, इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि यूनिवर्सल सेट, देखिए माइनस मतलब क्या होता है, ओनली यू होता है कि नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सामने माइनस है तो इसका मतलब ओनली होगा, तो खाली यू का एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है, ए का छोड़ के, और कॉमन को भी नहीं, ठीक है। तो कॉमन जो रहेगा उसको तो आएगा ही नहीं, खाली यू का एलिमेंट आ जाएगा, और यही तो चाहिए रहता है हमें, ठीक है, समझ में आया। तो हम एक चीज याद रख लेते हैं कि ए का इनवर्स अगर निकालना है, कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है, ठीक है, पूरक, तो हम यूनिवर्सल सेट से उसका ओरिजिनल यानी कि ए को माइनस कर देंगे, तब जाके ए डैश मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा समझ लेना कि ये होता है इसका, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, u माइनस ए डैश, तो एक में ए के अंदर क्या क्या दिया है, 1 2 3 4, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या है, सार्वत्रिक के समुच्चय के अंदर 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 4 तक तो आ चुका है, बच क्या गया 5 से लेकर 9 तक, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए डैश के अंदर 5 से लेकर 9 तक का गिनती, तो 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, समझ में आया। अब इसी तरीके से दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है दूसरा प्रश्न, बी डैश, ये ज्ञात करना है, यानी कि बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का पूरक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस बी लिख सकते हैं। तो बी का डैश यानी बी के अंदर क्या है, 2 4 6 8, तो यूनिवर्सल सेट में 2 4 6 8 को बस नहीं लिखना है, फिर बाकी जो बचा वो इसमें लिख देंगे। क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9, क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं तीसरा, देखिए क्या दिए, ए यूनियन सी, यानी ए और सी का सम्मिलन और उसका कॉम्प्लीमेंट, ये हमें दिया हुआ है। तो देखिए 2 स्टेप में सॉल्व होगा। सबसे पहले तो हमें ए और सी का यूनियन निकालना होगा, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो देखिए ए यूनियन सी निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है, ए यूनियन सी मतलब कि ए और सी का सम्मिलन। तो इसमें क्या होता है, सम्मिलन में दोनों आ जाते हैं, कॉमन भी आएगा और ए का एलिमेंट भी आएगा, सी का एलिमेंट भी आएगा। तो देखिए ए और सी में क्या दिया है, ए और सी, 1 2 3 4 और 3 4, तो 3 4 तो कॉमन है, तो एक ही बार लिखूंगा 3 4 को, तो 1 2 3 4 सबसे पहले आ जाएगा, 1 2 3 4, 3 4 लिख चुका हूं तो लिखने की जरूरत नहीं, 5 6, तो ये हो गया 5 6, तो ये तो हो गया ए यूनियन सी। अब हमें क्या निकालना है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो ए यूनियन सी का पूरक क्या हो जाएगा, तो ए यूनियन सी, तो u माइनस ए यूनियन सी, हम ये ऐसा लिख सकते हैं, तब जाके इसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो यूनिवर्सल सेट से यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय से और ये वाला समुच्चय दोनों को कंपेयर करेंगे, जो कॉमन होगा उसको नहीं लिखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये नहीं आएगा, फिर बाकी जो बचा वो इसके अंदर आ जाएगा। क्या बच गया, 7 8 9, तो क्या हो जाएगा 7 8 9, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, समझ में आया। तो इसी तरीके से बाकी प्रश्न भी बन जाएगा। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 इसका, देखिए क्या है प्रश्न क्रमांक 4 इसका, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये भी ऐसे ही बनेगा। सबसे पहले ए और बी का यूनियन निकालेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी बराबर ए और बी, तो ए और बी का 1 2 3 4, सबसे पहले तो ये आएगा, तो 1 2 3 4, और अगर बी में देखें तो 2 4, तो 2 4 तो आ चुके हैं, ठीक है, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे। 6 और 8, ये हो जाएगा 6 8। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए यूनियन बी का पूरक, ठीक है। क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के साथ कंपेयर करेंगे, जो कॉमन हो चुका है उसको नहीं लिखते, फिर बाकी जो बचा यूनिवर्सल सेट में वो लिख देते हैं। तो क्या क्या है देखिए, 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4
और 6 8, ये हो गया। बच क्या गया 5 7 9, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 5 7 9, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इसका पांचवा प्रश्न। देखिए क्या दिया गया है, ए कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट ये दिया गया है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मैं आपको बता चुका हूं, अगर डबल कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो बराबर होता है इसके ओरिजिनल सेट यानी कि ए के। ठीक है, तो हम सेट ए को लिख देंगे। सेट ए क्या दिया हुआ है देखते हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये हो गया इसका आंसर, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं लास्ट जो कि है छठवा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का छठवा प्रश्न क्या दिए, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले हमें b माइनस सी निकालना होगा। तो b माइनस सी निकालते हैं। तो देखिए b माइनस सी मतलब कि ओनली b का एलिमेंट बस लिखना है हमें, अवयव। तो b और c को कंपेयर करेंगे, b और c। तो देखिए 2 4 6 8, इसमें क्या दिए 3 4 5 6, तो 3 4 5 6, इसमें से कोई आ रहा है क्या 3 4 5 6, देखिए 4 आ रहा है। ठीक है, और तो कोई नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, 4 और 6 कॉमन हो गया। बच क्या गया खाली b में, ओनली b में 2 और 8। ठीक है, तो 2 और 8 इस समुच्चय के अंदर आ जाएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें, तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसको यूनिवर्सल सेट के साथ कंपेयर करेंगे और जो कॉमन है उसको बस नहीं लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या क्या है यहाँ पे 2 और 8, तो 2 और 8 बस को नहीं लिखना है, बाकी सबको लिख देना है। तो 1 से लेकर 9 तक गिनती जिसमें 2 और 8 तक नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 तो आएगा नहीं, तो 1 3 4 5 6 7 8 नहीं आएगा, 9। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से बनेगा प्रश्न क्रमांक 1। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। देखिए क्या दिया गया है, इफ u इक्वल टू दिया हुआ है, यानी कि यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है, सार्वत्रिक समुच्चय दिया हुआ है जिसके अंदर a b c d e f g h एलिमेंट है। ये सब अवयव है यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, फिर क्या दिया गया, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। तो पहला क्या दिया है, समुच्चय a बराबर a b c, तो इसका हमें पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। तो कॉम्प्लीमेंट, तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या लिख सकता हूं, आंसर a का कॉम्प्लीमेंट a डैश होगा। ठीक है, और हम क्या लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट के साथ माइनस हो जाएगा a, तो a डैश मिल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए a के अंदर क्या है a b c, तो a b c ये तो नहीं आएगा, बाकी क्या बच गया d से लेकर s तक, तो d e f g h, ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि a डैश आ गया। अब देखते हैं दूसरा क्या दिया हुआ है, b, सेट b दिया हुआ है और b के अंदर का एलिमेंट क्या है, d e f g, तो d e f g, b डैश निकालेंगे यानी कि यूनिवर्सल सेट के साथ b को माइनस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा d e f g। ठीक है, तो d e f g ये बस नहीं आएगा, बाकी क्या बच गया a b c और h, तो a b c h, ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि b डैश। अब देखते हैं तीसरा। देखिए क्या दिया हुआ है, तीसरा सेट c दिया हुआ है, समुच्चय c जिसका एलिमेंट है a c e g, a c e g, इसका हमें c डैश निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के साथ c माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए a c e g, तो a c e g के अलावा कौन कौन सा बच गया, b d f h, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर b d f h, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं लास्ट। तो क्या दिए, सेट d, समुच्चय d बराबर f g h a, ये हमें दिया हुआ है। इसका d कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि d का पूरक क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय माइनस d हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए f g h a, तो a f g h, इसके अलावा क्या क्या बच गया, देखिए b c d e, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा b c d e, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह का ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनेगा यह प्रश्न। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3। देखिए क्या दिया हुआ है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए। तो प्राकृत
संख्या का समुच्चय को यूनिवर्सल सेट मानना है, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय। तो u बराबर क्या है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये अप टू इन्फिनिटी जाएगा, सो ऑन, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सार्वत्रिक समुच्चय। आगे क्या दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए, ठीक है। तो देखिए पहला क्या दिया गया है, उसको हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो देखिए पहला समुच्चय क्या दिया, x सच दैट x एक प्राकृत सम संख्या है। तो प्राकृत सम संख्या है तो उसका उल्टा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरक, कि सम का क्या होगा, विषम। तो क्या हो जाएगा, ये x सच दैट x एक प्राकृत विषम संख्या है, ठीक है, समझ में आया। फिर दूसरा देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, x सच दैट x एक प्राकृत विषम संख्या है। अब प्राकृत विषम संख्या का उल्टा क्या होगा, देखिए ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें सम संख्या और विषम संख्या दोनों होगा, ठीक है। अब हमें विषम संख्या दिया हुआ है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या बच जाएगा, जितना सम संख्या वो बच जाएगा। तो x एक प्राकृत सम संख्या है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, देखिए क्या दिया हुआ है, x सच दैट x संख्या 3 का एक धन गुणज है, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है, x 3 का एक धन गुणज है। तो इसमें हम क्या हो जाएगा, 3 का धन गुणज नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे धन गुणज दिया हुआ है तो धन का ऋण, ये कॉम्प्लीमेंट, ये उल्टा मत सोचना, ठीक है। 3 का गुणज बोला है तो 3 का गुणज नहीं है, ये लिखेंगे हम। तो x सच दैट x एक 3 का धन गुणज नहीं है, ये हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, पूरक। अब देखते हैं चौथा, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो x सच दैट x एक, देखिए ये अभाज्य संख्या दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या, या इसको हम बोल सकते हैं नॉन प्राइम नंबर। या हम इसको एक तरीके से और क्या लिख सकते थे, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। तो x सच दैट एक भाज्य संख्या है, उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा, देखिए क्या दिया है, x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, देखिए आप लोग बोलोगे कि x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या नहीं है, ये लिखोगे, लेकिन नहीं, देखिए यहाँ पे और का प्रयोग हुआ है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, या होगा, ठीक है। देखिए और किस में यूज होता है, मैं आपको बताऊं, और तथा इंटरसेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है, सर्वनिष्ठ के लिए, और या यूनियन के लिए। तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। तो और की जगह या यूज होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए x सच दैट x एक 3 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, लिखेंगे सबसे पहले। तो x एक 3 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। अब देखिए प्रश्न में और दिया है तो उसका ऑपोजिट, उसका पूरक क्या होता है, या, ठीक है, नहीं है। फिर या, अब लिखेंगे 5 को, ठीक है, या 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखते हैं इसका प्रश्न क्रमांक 6। तो देखिए क्या दिया हुआ है, x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका पूरक क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये हो गया आंसर इसका, ठीक है। अब देखते हैं सातवां क्या दिया हुआ है, x सच दैट x एक पूर्ण घन संख्या है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब देखते हैं 8वां, देखिए क्या दिया हुआ है,
x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो देखिए हम सबसे पहले तो इसको हल करते हैं। क्या दिया है? x प्लस 5 इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो यहाँ x का मान क्या होगा? देखिए x इक्वल टू 8 माइनस 5 प्लस 5 इधर जाके माइनस 5, तो x का मान 3 आया। तो ये तो भाई जब दिया गया है तो उसके लिए दिया x इक्वल टू 3, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि x इज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट पूरक होगा। तो अभी जो हमें दिया हुआ है वो x का मान 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे? x सच दैट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? x इज नॉट इक्वल टू 3, और क्या लिखेंगे कि x किससे बिलोंग कर रहे, किससे संबंधित है? ये नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आ जाएंगे 9वां प्रश्न। तो देखिए 9वां क्या दिया हुआ है? x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। तो देखिए 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 ये दिया हुआ है। तो जो प्रश्न दिया है उसमें x का मान क्या दिया है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 4। तो 2x इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, 2 1 2 2 सा, तो x का मान क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये तो दिया है x का मान 2, तो इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका पूरा क्या होगा कि x का मान 2 नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे? x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 2, और क्या लिख देंगे कि x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या, ठीक है। अब आते हैं 10वां प्रश्न। देखिए क्या दिया? x सच दैट x का मान बड़ा है या बराबर है 7 से, ये बोला गया। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? सबसे पहले तो बराबर है 7 से, तो बराबर नहीं है 7 से, ये होना चाहिए। और बड़ा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा? x का मान छोटा है 7 से, तो ये हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। देखिए बड़े के लिए छोटा कॉम्प्लीमेंट हो गया, और इक्वल टू है इसमें इक्वल टू नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, इक्वल टू नहीं है तो ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम क्या लिख देंगे कि x सच दैट x इज स्मॉलर देन 7, ये हो जाएगा। और फिर x का मान क्या होगा? एक किससे बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या से, ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब देखते हैं 11वां प्रश्न। देखिए क्या दिया है? x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और अब देखिए यहाँ x का मान क्या दिया है, सबसे पहले वो समझते हैं। 2x प्लस 1 ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहां से x का मान निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2x इज ग्रेटर देन 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 9। तो x का मान क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 9/2 क्या हो जाएगा? 4.5। तो इसको मैं 9/2 लिख देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया। इसका ऑपोजिट क्या होगा? तो सबसे पहले x का मान बड़ा है 9/2 से, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? x का मान छोटा है किससे? 9/2 से। लेकिन ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल भी तो नहीं है, तो यहाँ पे इक्वल कर देंगे, तो ये हो जाएगा इसका ऑपोजिट। समझ में आया? देखिए ग्रेटर देन के लिए स्मॉलर देन, और इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पे लिखते नहीं है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? इक्वल टू है, तो ये हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इस स्टेटमेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए प्रश्न में मिलाते हुए लिखूंगा कि x such that x is smaller than equal to 9/2, ठीक है। और क्या लिखूंगा कि x belongs to natural number, ठीक है। तो प्राकृत संख्या से x बिलोंग करेगा, संबंधित होगा। तो इस प्रकार से बनेगा यह प्रश्न।